होगा सामूहिक, सामूहिक होगा, कोई लेकिन नहीं सवाल करेगा। एक एक करके करोगे। हाँ, अब आप बैठो ना, आप कुर्सी लाओ। अरे कुर्सी दो, कुर्सी दो भाई। कोई नहीं, आपके आगे कोई नहीं, थोड़ा पीछे। हाँ ठीक साहब, आप सबका स्वागत। चलो, हाँ भाई साहब, एक एक करके। हाँ राजस्थान सरकार संविधान को नहीं मान रही। डोटासरा ये कह रहे हैं वन स्टेट वन इलेक्शन जो है वो उसको नहीं करवा सकती सरकार, क्योंकि कई कानूनी अड़चन भी है। बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ जो ओटीएस में बैठकर कमेटी बना रहे वो बना नहीं सकते। सरकारी अफसरों को निर्देश दे रहे, ये गलत है। देखिए, डोटासरा जी हो या कोई भी विपक्षी नेता है, उसको बोलने का अपना अधिकार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कई देशों में वन स्टेट वन इलेक्शन है, वन नेशन वन इलेक्शन है। अपने हिंदुस्तान में भी 1951-52 से लेकर के 51-52 में भी एक बार चुनाव हुआ, एक साथ चुनाव हुआ, 57 में भी एक साथ चुनाव हुआ, 62 में भी एक साथ चुनाव हुए, 67 में भी एक साथ चुनाव हुए। 71 में वो आपको पता होगा कि जब वीवी गिरी वाला जो मामला आया था, जिसमें इंदिरा जी ने और अपना अधिकृत प्रत्याशी कांग्रेस का निजलिंगप्पा को हराया राष्ट्रपति के चुनाव में और वीवी गिरी को जिताया अपना स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ा करके, तब से कांग्रेस में विखंडन हुआ और उस समय धारा 356 का दुरुपयोग होता रहा और उसके बाद में विधानसभाएं भंग करते गए और फिर विधानसभा भंग हो जाती तो फिर उसका चुनाव फिर से कराना पड़ता। इस कारण से एक साथ चुनाव नहीं हुए। पहले देश में, हमारे देश में हुए चुनाव एक साथ, विधानसभा और लोकसभा के भी, और ऐसे ही कई देशों में। वो जी डोटासरा जी थोड़ा अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा कि कई देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, उसके बाद वो देश विकास के रथ पर चलता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है कि ये जो बार बार चुनाव आचार संहिता और अवरोध आ जाते हैं जिससे विकास बाधित होता है, इसलिए हमारा भी प्रयास है। भजनलाल जी ने भी ये कोशिश की कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तर्ज पर राजस्थान में भी अभी जो पंचायतों का और नगरीय निकायों का पुनर्गठन हो रहा है, पुनर्सीमांकन हो रहा है, जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन बेसिस पर वो वार्डों का गठन होगा, चुनाव हो जाएंगे। देखते रहेंगे डोटासरा जी, और चुनाव हो जाएंगे। वो कह रहे 2011 की जो जनगणना थी उससे हमारी सरकार ने पुनर्सीमांकन किया था, अब तो बीजेपी सरकार कैसे पुनर्सीमांकन कर सकती है इस मामले? देखिए, डोटासरा जी थोड़ा अपने गिरेबान में झांक दे। उन्होंने ऐसे वार्ड बनाए कि एक वार्ड में तो 500 जनसंख्या, एक वार्ड में 3000 की जनसंख्या। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, समान वर्गीकरण नहीं था। ये तो अन्याय किया ना उन्होंने। ऐसी कई पंचायतें भी बना दी जो 400 की वोटर्स की पंचायतें हैं, एक पंचायत 7000 वोटर्स की है। ये क्या बात हो गई, ये ठीक नहीं था। इसलिए भजनलाल जी सही काम कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार सही तरीके से समान जनगणना के आधार पर, मतलब बंटवारा बराबर हो। हाँ, 15%, 20% ये अप एंड डाउन प्लस माइनस होता है, वो समझ में आता है, लेकिन आमूल चूल चेंज हमारे, मतलब मैं सोचता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ये बात। निर्धारित समय पर होंगे जो टारगेट लेके चली सरकार, उसके साथ वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करें। देखिए, ये निर्धारित समय पर ही होंगे। अब उसमें सब प्रक्रियाएं चल रही है, सरकार अपना काम कर रही है, निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है। निर्वाचन ये उस आयोग का काम है, वो करेगा। देखिए, जो एक नहीं, ये राजस्थान का पूछ रहे हैं। अच्छा राजस्थान का पूछ रहे हैं। हो गई इस संबंध में, हो गई भाई, दूसरी कर ले। हाँ, दूसरे सर, राजस्थान में जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उनकी सुगबुगाहट तेज हो गई है सर, कब तक हो जाएगी ये नियुक्तियां? ये सरकार का काम है वैसे तो, लेकिन सर पार्टी स्तर पे सर वैसे पार्टी स्तर पर संगठन का बता दीजिए, संगठन पे आपको भी करनी है। देखिए, ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री जी का और सरकार का विशेषाधिकार है, उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। ये सब संगठन में तो आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है। संगठन में, सबकी नजर है कि संगठन जब- की बात कर रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा। हाँ, संगठन की बात हो रही है। क्या संगठन में प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें एक सिस्टम है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सिस्टम है, जैसे मंडल का
समिति बनती है तो वो जिला अध्यक्ष से थोड़ा राय लेते हैं। ऐसे ही जिला की समिति बनती है वो प्रदेश अध्यक्ष से राय लेते हैं, और प्रदेश की समिति बनेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से राय लेंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बाकी है, वो चुनाव होते ही वो सब धरातल पे आ जाएगा, मैदान में आएगा। वैसे जन सुनवाई को लेकर बड़ा सवाल लगातार उठता रहा है कि पार्टी कार्यालय पे सरकार को 1.5 साल हो गए, लेकिन जो नियमित जन सुनवाई होने कार्यकर्ता हो चाहे समर्थित जो लोग हैं वो अपनी समस्याएं लेकर कई बार मंत्रियों तक नहीं पहुंच पाते। उनको लगता है पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करें तो अपनी बात कह पाए। क्या प्रदेश कार्यालय में जो आप ठीक कह रहे हैं, वो व्यवस्था हम करेंगे। भाई साहब, अभी हाल ही में ज्योति मिर्धा ने एक जो कहा जा सकता है कि बयान दिया है कि जो रेवत राम डांगा का जो पत्र वायरल हुआ था वो कहीं ना कहीं पार्टी स्तर से, पार्टी पदाधिकारियों के स्तर से वायरल हुआ। देखिए, ज्योति मिर्धा जी ने कहा, ये ज्योति जी जानते हैं, दूसरा कोई भी अब पत्र कहीं से भी वायरल हुआ है तो हो गया, अब उसमें क्या उसकी छानबीन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई पत्र लिखा है और वो वायरल हुआ, मैंने समाचार पत्रों में भी देखा था, मैंने पढ़ा था, कोई ऐसी विशेष बात कुछ भी नहीं है। हमारे केवल किसी व्यक्ति ने, विधायक ने अपनी कोई चाहा होगा कि मुझे इसको अधिकारी लगवाना है, वो लगवाना है, ये होता रहता है, कोई खास बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे वो जनसुनवाई वाली बात दूर रह गई, क्योंकि मंत्री और संगठन के पदाधिकारी को बैठ के संयुक्त पार्टी कार्यालय में जो बैठक होती है हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये हमने 2-3 बार एक्सपेरिमेंट किया था पहले भी। उसमें ये होने लगा कि देखिए, कार्यालय में तो केवल कार्यकर्ता की सुनवाई की जा सकती है, लेकिन जनता आ जाए तो नकारा नहीं जा सकता। इतना लोड बढ़ गया था, तो उसको ध्यान में रख कर के हम फिर से सोच रहे हैं कि क्या तरीका अपनाया जाए। और हमने मंत्रियों को भी पाबंद किया है कि वो भी अपने घर पर, मंत्री अपने घर पर समय निर्धारित करे और जन सुनवाई करे, ये हमने और मंत्रियों को भी आगाह किया है। सभी मंत्री, देखिए आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी खुद जन सुनवाई करते हैं, समय निर्धारित है, उस समय जनता के बीच में जाकर के जन समस्याएं लेते हैं और उसका समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हैं। ये व्यवस्था हमने सभी मंत्रियों को भी पाबंद किया है, वहाँ हो रहा है। यदि कार्यकर्ताओं को कोई समस्या आएगी तो हम कार्यालय में भी करेंगे। ये राठौर साहब, ये राणा सागा वाला जो बयान था, आपने बहुत सही सवाल किया। वो उनको गद्दार का, मैं कुछ बात करूँ सर, लेकिन विधानसभा में जब आपके ही सदस्य ने मुद्दा उठाया तो उसमें विपक्ष बोलने लग गया। तो इस धरती से पैदा हुए सपूत को लेकर कोई गद्दार कहे, इस जमीन पे पैदा हुए राणा सागा जिस पर हम सभी गर्व करते हैं, तो क्या नहीं होना चाहिए कि विधानसभा में सभी को एक मत से उसकी निंदा करनी चाहिए थी, और ऐसे लोग जो गद्दार कहे राणा सागा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया, और मैं इसमें मीडिया का भी सहयोग लेना चाहूँगा। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आपकी भी जवाबदारी बनती है कि इस देश के मान बिंदुओं को जो और धूमिल करने का षड्यंत्र करता है, इस देश के महापुरुषों का अपमान करने का जो दुष्कृत्य करता है, उसको बहिष्कृत किया जाना चाहिए, और उसका जितना उसकी निंदा की जाए वो कम है। और मैं तो देखिए, मैंने कल भी बात कही थी, और वैसे विधानसभा में आपने सवाल किया तो सर्वसम्मति से, हालांकि जूली साहब ने ये कहा था कि हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये ठीक बात है, लेकिन आगे अपने आकाओं को, बड़े नेताओं को भी बताना चाहिए कि आप गठबंधन उनसे क्यों करते हो। आज वो रामजी लाल सुमन, जिस समाजवादी पार्टी का राज्यसभा का सदस्य है, और अब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँ कि रामजी लाल, अब राम जी का लाल यदि ऐसा बोल दे तो मैं सोचता हूँ कि उनके पिताजी की आत्मा भी उनको धिक्कारती होगी। और हम महाराणा सांगा के लिए इस प्रकार की बात कर दे, जिन्होंने 80 घाव सहते हुए भी इस राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान के को बचाए रखने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, उस व्यक्ति के लिए ऐसे घृणित शब्द प्रयोग कर दे। मैं सोचता हूँ कि आपका भी मैं उपयोग लेना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का तिरस्कार किया जाना चाहिए। ठीक है, और कोई सवाल भाई किसी का? सर, एक जो टोडावीन विधानसभा है, वहाँ के जो विधायक हैं घनश्याम महर जी, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस से लिप्त है, नशे में जा रहे हैं युवा वर्ग, तो उसके बारे में सब क्या कार्रवाई कुछ होगी या नहीं? ये बात भी बहुत समीचीन है, बिल्कुल सही विषय। भले ही मैं राजनीति से हटके इस विषय पे बात करना चाहूँगा।
ये जो नशा प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही है और जो इसमें कुछ धन कमाने के लालच में कुछ इस प्रकार के लोग व्यापार करते हैं और बच्चों को भी बिगाड़ने का दुष्कृत्य करते हैं, प्रवृत्ति बढ़ाई जा रही है। इसको रोकने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है और कठोर से कठोर दंड का प्रावधान करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ पर और कितन पाबंद किया ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो होता है एनसीबी, और एनसीबी को पाबंद किया कि आप धरपकड़ करिए, गिरफ्तार करिए। और आपने देखा होगा कि विगत 2 महीने में यहाँ पर 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, कई ऐसी एजेंसियाँ गिरफ्तार की गई। यहाँ घनश्याम सोनी करके जो अधिकारी आए, उस अधिकारी ने खुद मेरे कार्यालय में आकर के मुझसे मिल कर के ये बताया कि हमने इतने लोगों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने और पाबंद करके भेजा कि एनसीबी कार्रवाई करे। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, सर कि पुलिस भी उसमें लिप्त पाई जा रही है। यदि लिप्त है तो सजा पाएगी। पुलिस का कोई न कोई अधिकारी भी यदि होगा तो उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सर, धन्यवाद। एक भार्गव साहब आप बता दो कुछ। वन स्टेट वन भार्गव साहब, वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर लगातार मुहिम भी चल रही है, किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि दुष्परिणाम और परिणाम दोनों ही चीज़ें सामने आ रही है? देखिए, दुष्परिणाम की चर्चा तो वो लोग कर रहे हैं जिनके अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट हैं, क्योंकि एक भ्रांति ये फैलाई जा रही है कि मोदी जी अपने लिए कर रहे हैं, पर अगर इस विधेयक को देखें तो इसमें ट्रांजिशनल पीरियड 2029 से 2034 है। 2029 तक सारे चुनाव अभी की नियमित प्रक्रिया से होंगे, यानी कोई चुनाव डिस्टर्ब नहीं होगा। और उसके बाद में जो चुनाव होंगे वो 2034, क्योंकि उस समय एक डेट अपॉइंट होगी और उस डेट तक लोकसभा भी उसी समय अपना कार्यकाल पूरा करेगी और उसके बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव का कार्यकाल भी तब समाप्त होगा। तो असल में ये लागू होगा 2034 में। तो ना तो कोई जल्दीबाजी है और ना मोदी जी स्वयं के लिए कर रहे हैं, ये देश के लिए है, इसमें कहीं भी वो नहीं है। और भ्रांतियां वही लोग फैला रहे हैं जिनको ये खतरा है कि उनका वजूद समाप्त हो सकता है। धन्यवाद।